नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल स्टार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियोज में हम लेकर आप सभी के लिए साइंस क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं। starstudy.com गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसी इस तरह के न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लाइक करके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का जो मान होता है वो क्या चीज़ होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवतल लेंस की अगर बात करें तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, मिट्टी का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो कौन सा दर्पण बनाता है? तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनाता है वो आपका समतल दर्पण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन सा है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग या फिर पराश्रव्य तरंग। तो प्रकाश तरंग जो है दोस्तों ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे हट्टे हट्टे होते हैं दोस्तों विरल माध्यम में। और सघन माध्यम में तो पता ही, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, सारे सघन माध्यम है ना। वायु हो गया तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का अगर भीतरी हिस्सा की बात करें तो वो आपको बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र 2 है तो इनका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मानव नेत्र 1 है या फिर 2 है, ठीक है ना, तो उनका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु को अगर नहीं देख पाता है दोस्तों तो उसको निकट दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी छात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि ये बहुत सारे छात्र आपके दोस्त फ्रेंड देख पाए और एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक की बात करें दोस्तों तो वो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर की अगर बात करें दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉन में जो है गति प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपको 1 जूल पर कूलम्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है? तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है दोस्तों वो आपका धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ए सही हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत की अगर बात करें तो वो आपका सूर्य है ना, सन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कहा गया है दोस्तों, इसी तरीके से आज दोस्तों आप लोगों को सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का और साथ में इंग्लिश का भी मैं क्वेश्चंस पेपर लेकर आने वाला हूं दोस्तों पीडीएफ के फॉर्मेट में, और साथ में मैथ का भी काफ़ी सारे मॉडल सेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है। तो जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का 20 सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका मीथेन हो जाता है, CH4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका H2 + Cl2 जो बनता है आपका 2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाता है दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड है, और बैलेंस भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और Ca2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब चूना पत्थर को उष्मा देते हैं दोस्तों तो उसमें हमको CaA और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो इस अवक्षेप का रंग जो है वो कैसा होता है, श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका श्वेत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जो जांच की जाती है वो किससे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वो करते हैं हम लोग पीएच स्केल से है ना। पीएच मान जिसका 7 से कम होता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं ना। 7 से प्लस और 7 से अगर कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में अम्ल जो पाया जाता है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का सही उत्तर सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। कहा गया है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान की अगर बात करें तो वो 78 होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं C6H6 ठीक है ना। तो कार्बन का यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है वो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 6, तो 12 छक्के 72 प्लस 6 = 78। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का ए सही हो जाएगी। 24 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु की अगर बात करें दोस्तों तो आपका Sb हो जाएगा यहाँ पे है ना। फेरस, कॉपर, निकेल ये सारे आपका धातु है ठीक है ना, लेकिन Sb जो है ये आपका उपधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्साइड दोस्तों जिंक से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड जो बनाता है यहाँ पे उत्पाद वो Na2ZNO2 + H2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। कहा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो क्या होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है दोस्तों वो आपका हरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का 20 सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो होता है दोस्तों आपका लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन। ऑप्शन और यहाँ पे सही हो जाएगी लिथियम। लिथियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बॉन्ड होता है, बंधन।
तो वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अगर सहसंयोजी यौगिक की बात करें दोस्तों तो वो आपका CH4 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एथीन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो एथीन देखो ना, यहाँ पे एल्कीन है ना, तो एल्कीन एल्कीन में हम लोग क्या जानते हैं, तो CnH2n। तो एथीन में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, C2H2। एथीन है ना, मीथेन उसके बाद इथेन होता है ना, उसी तरीके से मिथीन और उसके बाद इथीन होता है, तो वही एथीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कहा गया है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। तो अक्रिय तत्व की अगर बात करें दोस्तों तो कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हीलियम जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि न्यूटन के अष्टक नियम की अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। क्या क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी जो है वो क्या थी। तो यहाँ पे वो क्या था दोस्तों, कमी कि यह हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। जो जितने भी हल्के तत्व थे उनके लिए ही ये न्यूलैंड के अष्टक नियम लाया गया था, और बाकी जो है भारी तत्वों के लिए वो ठीक से लागू नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिराए जो है दोस्तों वो अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से फेफड़े की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धमनी में दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है और सिराए में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वो सिराए जो है वो शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है। ठीक है, और हृदय में स्वच्छ होकर फ्रेश होकर दोस्तों धमनी जो है वो फिर से सभी अंगों में पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का ए सही हो जाएगी, शरीर के अंगों से हृदय की ओर लाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है दोस्तों वो आपको कॉकरोच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35 का बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी अगर जंतु की बात करें दोस्तों तो आपका केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है वो दोस्तों आपका ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 का ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपको होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 का ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण बताता है ना। तो वो होता है दोस्तों आपका HCG हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की ओर गति जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो पौधों में प्रकाश की ओर गति जो कहलाता है वो दोस्तों प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की अगर विधि की बात करें दोस्तों तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मॉडल सेट के क्वेश्चन 40 किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही भी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए मैं लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं दोस्तों कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, 21 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 20 जोड़े। आप ये सारे जोड़े में है, ठीक ना। आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। आप सभी के लिए प्रश्न था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।